हेलो गाइस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 151 टू क्वेश्चन नंबर 160। क्वेश्चन नंबर 151, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग टेंसाइल टेस्ट डायग्राम्स फॉर कार्बन स्टील्स विथ वेरिंग कार्बन कंटेंट्स एज द कार्बन कंटेंट इंक्रीज। यहाँ पर 4 पॉइंट गिवन है टेंसाइल टेस्ट डायग्राम से रिगार्डिंग। यदि कार्बन स्टील में कार्बन का परसेंटेज, कार्बन का जो कंटेंट होगा वो इंक्रीज़ किया जाता है, तो उस केस में फर्स्ट पॉइंट द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ स्टील डिक्रीज, सेकेंड द इलोंगेशन बिफोर फ्रैक्चर इंक्रीज, थर्ड द डक्टिलिटी ऑफ मेटल डिक्रीज एंड फोर्थ द अल्टीमेट स्ट्रेंथ इंक्रीज। ये 4 पॉइंट में से कौन कौन से पॉइंट करेक्ट होंगे ये आपको बताना है। यदि हम कार्बन कंटेंट को इंक्रीज़ करते हैं तो हार्डनेस और स्ट्रेंथ दोनों इंक्रीज होगी स्टील की, लेकिन वो ब्रिटल हो जाएगा स्टील और उसकी वेल्डेबिलिटी डिक्रीज होती है। थोड़ा इसको डिस्कस कर लेते हैं हम। कार्बन कंटेंट को इंक्रीज करने के साथ स्टील हार्ड होगा और उसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, ठीक है। लेकिन ब्रिटलनेस का मतलब क्या होगा? ब्रिटलनेस इंक्रीज हो जाएगी, या हम कह सकते हैं कि जो डक्टिलिटी होगी वो डिक्रीज होगी। ब्रिटल और डक्टिलिटी इन दोनों को हम एक दूसरे के अपोजिट मान सकते हैं। यदि स्टील ब्रिटल है इसका मतलब क्या होगा कि उसमें डिफॉर्मेशन या एलोंगेशन कम होगा और वो फ्रैक्चर हो जाएगा। कम इलोंगेशन होने पर ही वो फ्रैक्चर हो जाता है जो ब्रिटल मटेरियल होता है। और डक्टिलिटी का मतलब होता है कि उसमें इलोंगेशन या डिफॉर्मेशन ज़्यादा आता है, उसके बाद वो फेल होगा। तो यहाँ पर इंक्रीज की जगह हम लिख सकते हैं डिक्रीज डक्टिलिटी। तो कार्बन की डक्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है, ब्रिटलनेस इंक्रीज होगी, और वेल्डेबिलिटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। वेल्डेबिलिटी का मतलब होगा कि जो उसकी वेल्डिंग की प्रॉपर्टी होती है, जब वेल्ड किया जाता है स्टील को, तो वो उसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है। तो यहाँ पर आप कितने पॉइंट देख सकते हो। यदि कार्बन कंटेंट को इंक्रीज किया जाता है स्टील में तो पहला पॉइंट हार्डनेस इंक्रीज होगी, सेकेंड उसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, ब्रिटलनेस इंक्रीज होगी, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट रिड्यूस वेल्डेबिलिटी, और फिफ्थ पॉइंट में आप यहाँ पर लिख सकते हो डक्टिलिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी, ठीक है। डक्टिलिटी डिक्रीज होगी। और एक और पॉइंट यहाँ पर लिख सकते हो आप, नेक्स्ट पॉइंट सिक्स, इलोंगेशन क्या होगा? इलोंगेशन कम होगा। यदि कार्बन परसेंटेज हमने बढ़ा दिया तो मटेरियल ब्रिटल होगा, तो उसका इलोंगेशन क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। अब स्टेटमेंट हम देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट गिवन है द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ स्टील डिक्रीज, ये इनकरेक्ट होगा। सेकेंड द इलोंगेशन बिफोर फ्रैक्चर इंक्रीज, ये भी गलत होगा। क्या आएगा यहाँ पर? इंक्रीज की जगह क्या होगा? डिक्रीज होगा। द डक्टिलिटी ऑफ मेटल डिक्रीज, करेक्ट। द अल्टीमेट स्ट्रेंथ इंक्रीज, फोर्थ भी करेक्ट है। थर्ड एंड फोर्थ इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 152, कंसिडर द फॉलोइंग फैक्टर्स। 1. Large number of loading cycles. 2. Large variation in stress. 3. Large stress concentrations. Those associated with fatigue failure would include. ये 3 फैक्टर्स यहाँ पर गिवन है। तो यहाँ पर बताना है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके कारण फटीग फेलियर होता है। फटीग फेलियर का मतलब क्या होगा? फटीग फेलियर इज़ द फॉर्मेशन ऑफ क्रैक्स ड्यू टू अ साइक्लिक लोड। किसी मेंबर पर साइक्लिक लोड आता है तो उसमें क्रैक्स का फॉर्मेशन होगा और उसी को हम कहते हैं फटीग फेलियर। साइक्लिक लोड का मतलब होगा जो लोड रिपीट होता है वहाँ पर स्ट्रेस में वेरिएशन आता है, ठीक है। यदि एक मेंबर है, ये मेंबर है मान लो, तो इस पॉइंट की बात करते हैं जहाँ पर फटीग फेलियर हुआ है। उस पॉइंट पर क्या हुआ होगा? यहाँ पर साइक्लिक लोड होगा, ठीक है, और स्ट्रेस का वेरिएशन होता है। साइक्लिक का मतलब हो जाएगा यहाँ पर कंप्रेशन टेंशन, कंप्रेशन टेंशन, इस तरीके से साइक्लिक लोड होता है। जितना कंप्रेशन है उतना ही यहाँ पर टेंशन होगा। इस तरीके से साइक्लिक लोड यदि किसी पॉइंट पर आता है मेंबर के, तो उस मेंबर पर क्या होता है? फटीग फेलियर होता है। या उस मेंबर पर यदि स्ट्रेस का कॉन्सेंट्रेशन हो, यदि ज़्यादा स्ट्रेस किसी एक पॉइंट पे आ जाती है तो उस पॉइंट पर फटीग फेलियर हो जाता है। फटीग क्रैक्स नॉर्मली इनिशिएटेड एट स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रक्चरल डिसकंटिन्यूटीज़। तो जहाँ पर स्ट्रक्चरल डिसकंटिन्यूटी होगी स्ट्रक्चर की,
वहाँ पर भी फटीग फेलियर होता है। तो पहला यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है लार्ज नंबर ऑफ लोडिंग साइकिल्स, तो ये करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर लोडिंग साइकिल्स की यदि ज़्यादा है, ठीक है, लोडिंग साइकिल ज़्यादा है तो वहाँ पर फटीग फेलियर होगा, मतलब कंप्रेशन टेंशन, इसको एक साइकिल कहेंगे। यदि एक वहाँ पर कंप्रेशन लोड आता है, सेकंड टेंशन है, तो ये एक साइकिल कहलाएगी। इसी टाइप से यदि नंबर ऑफ साइकिल्स ज़्यादा है तो वहाँ पर फटीग फेलियर होता है। नेक्स्ट, लार्ज वेरिएशन इन स्ट्रेस, जब स्ट्रेस का वेरिएशन लार्ज होगा तब भी फटीग फेलियर होगा, और स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन यदि ज़्यादा होती है तो वहाँ पर क्या होगा, फटीग फेलियर। तो तीनों पॉइंट यहाँ पर करेक्ट होंगे फटीग फेलियर से रिलेटेड। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। एक क्वेश्चन और आएगा फटीग फेलियर का, तो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए फटीग फेलियर किसके कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 153, इन इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द एडवांटेज ऑफ अ नॉर्थ लाइट रूफ इज डेटेड। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग होती है वहाँ पर हम नॉर्थ लाइट रूफ का यूज़ करते हैं, उसका एडवांटेज क्या होगा। एक्चुअली क्या होता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सनलाइट की बात करते हैं तो डे में जो सनलाइट होता है वो इवन होता है, ठीक है। तो हम नॉर्थ लाइट रूफ का वहाँ पर यूज़ करते हैं ताकि वहाँ पर क्या होगा कि जो डायरेक्ट सनलाइट होता है, डायरेक्ट सनलाइट का ग्लेयर को हम अवॉइड कर सकें। किसकी सहायता से, नॉर्थ लाइट रूफ की सहायता से, और डे लाइट को बिल्डिंग के अंदर परमिट कर सके। जो डिफ्यूज्ड डे लाइट होता है उसको बिल्डिंग के अंदर परमिट करने के लिए जो सी पॉइंट ऑप्शन दिया गया है, परमिट्स डिफ्यूज्ड डे लाइट इनटू द बिल्डिंग्स एंड हेल्प अवॉइड ग्लेयर ऑफ डायरेक्ट सनलाइट। क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 154, इन द प्लास्टिक एनालिसिस फॉर फ्लेक्चर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ शेप ऑफ सेक्शन एंड शेप फैक्टर आर करेक्टली मैच्ड। यहाँ पर सेक्शन आपको गिवन है और उनके शेप फैक्टर दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, शेप फैक्टर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, और डिफरेंट सेक्शन के लिए, उनके क्रॉस सेक्शन के लिए शेप फैक्टर की वैल्यू कितनी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। कौन कौन से सेक्शन के लिए करेक्ट पेयर दिया गया है। द रेशियो ऑफ प्लास्टिक मोमेंट एंड यील्ड मोमेंट इज कॉल्ड द शेप फैक्टर। ये शेप फैक्टर की डेफिनेशन होती है प्लास्टिक मोमेंट डिवाइडेड बाय यील्ड मोमेंट, मोमेंट इज इक्वल टू स्ट्रेस इनटू सेक्शन मॉडुलस होता है। प्लास्टिक मोमेंट में जेड पी आएगा, सेक्शन मॉडुलस में सिंपल, यहाँ पर जो यील्ड मोमेंट है वहाँ पर सिंपल सेक्शन मॉडुलस जेड हम लिख देंगे। जेड पी डिवाइडेड बाय जेड, इस रेशियो को कहा जाता है शेप फैक्टर। तो जो शेप फैक्टर होता है वो किस पे डिपेंड करता है, जो शेप होगा सेक्शन का, ठीक है, क्रॉस सेक्शन का जो शेप होगा उस पर डिपेंड करेगा। इट डिपेंड्स ओनली ऑन द शेप ऑफ द सेक्शन। यदि ट्रायंगुलर सेक्शन है उसके लिए शेप फैक्टर 2.34 होता है, डायमंड के लिए 2 होता है, टी सेक्शन के लिए 1.9 से 1.95। सर्कल की बात करते हैं, यदि सिंपल आपको क्वेश्चन में सर्कल दिया गया है तो उसको हम सॉलिड सर्कल कंसिडर करते हैं, 1.7 होगा। स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर के लिए 1.5 और आई सेक्शन के लिए 1.12 से 1.15। क्वेश्चन नंबर 154 में करेक्ट आंसर हमारा होगा, ये फर्स्ट पेयर गलत दिया हुआ है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये टेबल याद रखना है आपको, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो शेप फैक्टर होता है वो किस पे डिपेंड होता है, ओनली शेप ऑफ द क्रॉस सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 155, a single angle tie in a welded steel roof truss of an industrial building is subjected to an axial tensile force of 60 kN. If the yield stress of the material is 250 megapascal, then the section that would best satisfy the requirement of IS 800 is। एक सिंगल एंगल की बात हो रही है यहाँ पर, सिंगल एंगल टाई इन अ वेल्डेड स्टील रूफ ट्रस। एक इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है उसमें वेल्डेड स्टील रूफ ट्रस है, तो यहाँ पर सिंगल एंगल का यूज़ किया गया है। एक्सियल टेंसाइल फोर्स 60 किलो न्यूटन है और मटेरियल की यील्ड स्ट्रेस कितनी है, 250 मेगापास्कल। तो IS 800 के अकॉर्डिंग हम कौन सा एंगल सेक्शन यहाँ पर यूज़ करेंगे। ऑप्शन ए ISA 50, 55, ये तीन ऑप्शन और यहाँ पर गिवन है। ISA का मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड एंगल, 50, 55 का मतलब ये यहाँ पर डायमेंशंस गिवन है।
यदि हम कंसिडर करते हैं एक एंगल सेक्शन, इस एंगल सेक्शन की दो लेग है, एक ये फर्स्ट लेग है, ये सेकंड लेग है। एक लेग को हम कहेंगे कनेक्टेड लेग और सेकंड होती है अनकनेक्टेड लेग, या जिसको कहा जाता है आउटस्टैंडिंग लेग। कनेक्टेड लेग का मतलब होगा जो कनेक्ट होगी मेंबर से, उसको हम कनेक्टेड लेग कहेंगे। डायमेंशन की बात करते हैं तो यहाँ पर 50-50 दिया हुआ है और ये नहीं बताया गया है कि कौन सी लेग कनेक्टेड है कौन सी नहीं है, लेकिन डायमेंशन दोनों की सेम है, तो किसी भी लेग को आप कनेक्टेड मांग सकते हैं क्योंकि दोनों की डायमेंशन सेम है। तो ये 50 और ये 50 है, और 5 का मतलब उसकी थिकनेस गिवन है। ये तो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। IS कोड में हम देखते हैं, IS कोड 800-1984 के अकॉर्डिंग डिज़ाइन ऑफ टेंशन मेंबर्स। एक्सियल स्ट्रेस की बात करते हैं तो द परमिसिबल स्ट्रेस इन एक्सियल टेंशन सिग्मा AT इन मेगापास्कल ऑन द नेट इफेक्टिव एरिया ऑफ द सेक्शन शेल नॉट एक्सीड 0.6 F5। और F5 आपको क्वेश्चन में गिवन है। मटेरियल की यील्ड स्ट्रेस कितनी है? 250 मेगापास्कल। तो पहली स्टेप में हम क्या करेंगे, सिग्मा AT हम निकाल देते। सिग्मा AT कितना होगा? 0.6 F5, और F5 कितना दिया हुआ? 250 मेगापास्कल। मेगापास्कल मतलब हो जाएगा न्यूटन पर mm²। स्ट्रेस बराबर होता है फोर्स बाय एरिया, तो एरिया किसके बराबर हो जाएगा? फोर्स बाय स्ट्रेस। तो फोर्स आपको गिवन है, टेंसाइल फोर्स 60 किलो न्यूटन है, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूटन होगा। तो ऊपर न्यूटन है और डिनोमिनेटर में कितना है? न्यूटन पर mm²। तो यहाँ पर नेट एरिया कितना निकलेगा? 400 mm²। तो जो एक्सियल टेंसाइल फोर्स है 400 mm², एक्सियल टेंसाइल फोर्स कितना? 60 किलो न्यूटन है एक्सियल टेंसाइल फोर्स। तो उसके लिए हमें मिनिमम नेट एरिया कितना लगेगा? 400 mm²। मतलब ये हमारा एरिया होगा एंगल सेक्शन का 400 mm²। अब हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे, जो ऑप्शंस गिवन है उसमें हम देखेंगे किस ऑप्शन में, ठीक है 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें से किस में से कौन से एंगल सेक्शन का जो एरिया है वो 400 से ज़्यादा है, वो सेक्शन हमारा सेफ रहेगा। तो पहले यहाँ पर हम देखते हैं, डिज़ाइन डिटेल्स देख लेते हैं। नेट इफेक्टिव एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं? एंगल एंड टी इन टेंशन। यदि सिंगल एंगल की बात करते हैं तो A1 + A2K ये फॉर्मूला होता है नेट इफेक्टिव एरिया का। यहाँ पर A1 और A2 आपको गिवन है इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कनेक्टेड लेग और अनकनेक्टेड लेग का। K 3A1 डिवाइडेड बाई 3A1 + A2 होता है। और सेकेंड आप यहाँ पर देख सकते हो, एंगल बैक टू बैक कनेक्टेड हो तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे? यहाँ पर K की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन यहाँ पर जो रिवेट कनेक्टेड है इसकी जगह आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है वेल्डेड। तो वेल्ड दिया हुआ है, इसका मतलब हम रिवेट का जो यहाँ पर होल होगा वो माइनस नहीं करेंगे। जब इफेक्टिव एरिया हम निकालते हैं कनेक्टेड लेग का, यहाँ पर कनेक्टेड लेग कौन सी होगी? ये कनेक्टेड लेग होगी और ये वाली होगी अनकनेक्टेड लेग। तो यहाँ पर दोनों लेग का एरिया सेम होगा क्योंकि ये वेल्डेड है। तो A1 A2 बराबर होगा, तो K कितना हो जाएगा? 0.75। यहाँ पर 0.75 रखेंगे तो नेट इफेक्टिव एरिया कितना होगा? ऑप्शन ए के लिए 1.75 A1। A1 यदि हम निकालेंगे तो A1 कैसे निकालते हैं? ये आपको 50 दिया हुआ, ये भी 50 है, और ये कितना है? ऑप्शन ए में 5। 50 - 5/2 × 5 थिकनेस होगी। एरिया कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा? 415.625 mm²। सेकेंड ऑप्शन में आएगा 493.5 mm²। मतलब ऑप्शन बी में ज़्यादा है, ऑप्शन ए में 415 है। यदि ऑप्शन सी और डी की बात करते हैं तो उसमें और थिकनेस यहाँ पर देख सकते हो, ये थिकनेस 5 है, ये थिकनेस 6 है, और डायमेंशन आप देखोगे तो ज़्यादा होगी सी और डी ऑप्शन में। तो एरिया यदि हम निकालेंगे नेट इफेक्टिव एरिया, तो ए में कम होगा, उससे ज़्यादा बी में होगा, उससे ज़्यादा सी ऑप्शन में, सबसे ज़्यादा डी ऑप्शन में होगा एरिया। हमें रिक्वायर है 400 की, और चारों ऑप्शन में 400 से ज़्यादा है। तो हम कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे? हम यहाँ पर अब क्राइटेरिया देखेंगे इकोनॉमिकल, कौन सा सेक्शन हमें इकोनॉमिकल रहेगा। तो जिसका एरिया 400 से ज़्यादा हो लेकिन इन चारों में से जो कम होगा वो इकोनॉमिकल होगा और सेफ़ होगा। 400 mm² से यदि ज़्यादा एरिया है तो वो सेक्शन तो हमारे लिए सेफ़ है
क्योंकि हमें मिनिमम एरिया 400 चाहिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, ए होगा। वैसे चारों ऑप्शन है वो सेफ होंगे, लेकिन इकोनॉमिकल की बात होगी तो ऑप्शन ए जो है सेक्शन ए वो इकोनॉमिकल होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, 5A1 डिवाइडेड बाई 5A1 प्लस A2 सेकेंड वाले केस में बैक टू बैक कनेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 156, अपार्ट फ्रॉम ग्रेविटी लोड्स विच ऑफ द फॉलोइंग लोड्स आर आल्सो कंसिडर्ड इन द डिज़ाइन ऑफ अ गैंट्री गर्डर लोकेटेड विद इन एन इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में गैंट्री गर्डर लोकेटेड है, तो यदि उसकी डिज़ाइन की जाती है तो कौन कौन से लोड को कंसिडर किया जाता है अपार्ट फ्रॉम ग्रेविटी लोड। ग्रेविटी लोड के अलावा हम कौन कौन से लोड लेते हैं यहाँ पर, विंड लोड, लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल, इन तीनों में से कौन कौन से लोड हम कंसिडर करेंगे। गैंट्री गर्डर के बारे में हम पढ़ चुके हैं। गैंट्री गर्डर का यूज़ होता है जो हैवी इक्विपमेंट होते हैं उनको इस इंडस्ट्री में यदि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाना हो तो हम वहाँ पर गैंट्री गर्डर का यूज़ करते हैं। गैंट्री गर्डर से किसी भी इक्विपमेंट को, किसी भी हेवी मटेरियल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे हम ले जाएंगे तो इसका जो मूवमेंट होता है गैंट्री गर्डर का वो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में भी होता है और लेटरल डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में इसका मूवमेंट होगा। लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में बात करते तो ये रेल जो लगी हुई है, रेल के ऊपर व्हील है, उसकी सहायता से लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में मूवमेंट होता है, और ट्रॉली या क्रेप जिसको कहा जाता है उसकी सहायता से लेटरल डायरेक्शन में मूवमेंट होगा। तो यहाँ पर दो टाइप के लोड हो जाते हैं, लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल लोड के लिए हम डिज़ाइन करते हैं गैंट्री गर्डर को। और जो रूफ ट्रस है इसकी यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होगी विंड के, तो इसको विंड के लिए भी डिज़ाइन किया जाता है, किसको, रूफ ट्रस को। लेकिन जो गैंट्री गर्डर है वो इस रूफ के अंदर है, तो यहाँ पर विंड नहीं होगी, ठीक है। तो विंड के लिए हम डिज़ाइन नहीं करते गैंट्री गर्डर को, क्योंकि ये रूफ के अंदर है, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है विंड के। तो यहाँ पर फर्स्ट जो लोड दिया हुआ विंड लोड ये इनकरेक्ट होगा, सेकेंड और थर्ड करेक्ट होगा, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 156 ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। गैंट्री गर्डर को लॉन्गिट्यूडनल लोड और लेटरल लोड के लिए डिज़ाइन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 157, द एंगल ऑफ डिस्पर्सन ऑफ अ कॉन्सनट्रेटेड लोड ऑन द फ्लेंज टू द वेब प्लेट ऑफ द स्टील बीम इज। एंगल ऑफ डिस्पर्सन आपको बताना है, यदि फ्लेंज के ऊपर कॉन्सनट्रेटेड लोड है डायरेक्टली तो उस केस में एंगल ऑफ डिस्पर्सन कितना होगा। फ्लेंज और वेब आपको पता है, यदि हम ये टी सेक्शन देखते हैं तो टी सेक्शन में इसको टॉप फ्लेंज कहा जाता है, ये बॉटम फ्लेंज है, ये टॉप फ्लेंज, ये बॉटम फ्लेंज, और ये होती है वेब। यदि हम इसको टॉप फ्लेंज को कंसिडर करते हैं, इसका क्रॉस सेक्शन देखते हैं, ये टॉप फ्लेंज है, टॉप फ्लेंज पर एक पॉइंट लोड है, ये पॉइंट लोड। तो आपको पूछा गया कि जो पॉइंट लोड होगा उस पॉइंट लोड का डिस्पर्सन एंगल कितना होगा। हमने हाईवे में भी देखा था, हाईवे में ये जैसे पेवमेंट है तो पेवमेंट के ऊपर जो टायर होता है, टायर का हमने देखा था प्रेशर किस तरीके से ओवरलैप होता है, कितनी डेप्थ पे ओवरलैप होता है। तो यही जो एंगल होता है उस एंगल को कहा जाता है एंगल ऑफ डिस्पर्सन। तो आईएस कोड में गिवन है, आईएस कोड 800-1984, डिस्पर्सन ऑफ लोड थ्रू फ्लेंज टू वेब वेयर अ लोड इज डायरेक्टली अप्लाइड टू अ टॉप फ्लेंज। ये आपको ध्यान रखना है, लोड कैसे अप्लाई किया है, जो टॉप फ्लेंज है उसमें डायरेक्टली अप्लाई किया गया है। अब लोड डायरेक्टली कहाँ पर है, टॉप फ्लेंज में, वहाँ बीच में कोई भी दूसरी प्लेट नहीं है, डायरेक्ट कहाँ पर लोड है, टॉप फ्लेंज पे। इट शेल बी कंसिडर्ड एज डिस्पर्स्ड यूनिफॉर्मली एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द हॉरिजेंटल। तो ये जो एंगल होगा ये कहाँ से होगा, हॉरिजेंटल से 30 डिग्री है, 30 डिग्री दिया हुआ है, ये 30 डिग्री, ये 90 है, तो ये कितना होगा, 60 होगा। तो वर्टिकल से एंगल कितना होगा, डिस्पर्सन एंगल 60 होगा, हॉरिजेंटल से 30। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 60 डिग्री विद दी वर्टिकल। वर्टिकल से एंगल कितना होगा, डिस्पर्सन एंगल 60 डिग्री। कौन से केस में, यदि लोड कहाँ पर हो, फ्लेंज के ऊपर हो, पॉइंट लोड या कॉन्सनट्रेटेड लोड कहाँ पर हो, फ्लेंज पर। क्वेश्चन नंबर 157 ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 158, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ डिज़ाइन
वुड बी सुटेबल फॉर मेटल स्ट्रक्चर्स सब्जेक्टेड टू स्ट्रेस रिवर्सल एंड इम्पैक्ट। यदि किसी मेटल स्ट्रक्चर पर स्ट्रेस रिवर्सल और इम्पैक्ट लोड सब्जेक्टेड है तो उस केस में किस मेथड का हम यूज़ करेंगे, किस मेथड से उस स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करेंगे जिस स्ट्रक्चर पर रिवर्सल और इम्पैक्ट लोड होगा। सिंपल वर्किंग स्ट्रेस डिज़ाइन, रिजिड प्लास्टिक डिज़ाइन, सेमी रिजिड डिज़ाइन या इलास्टिक रिजिड डिज़ाइन। इस चारों में से आपको बताना है कौन कौन सी मेथड का हम यूज़ करेंगे। फटिग फेलियर आपको पता है, फटिग फेलियर क्या होता है, इज़ द फॉर्मेशन ऑफ क्रैक्स ड्यू टू साइक्लिक लोड। जो साइक्लिक लोड होता है, रिपीटेटिव लोड होता है, उसके कारण क्रैक्स का फॉर्मेशन होता है और उसी को हम कहते हैं फटिग फेलियर। और रिवर्सल स्ट्रेस भी वही होती है। रिवर्सल स्ट्रेस का मतलब क्या होगा, कंप्रेशन टेंशन, कंप्रेशन टेंशन, इस तरीके से जो स्ट्रेस होती है किसी एक पॉइंट पर उसको हम कहते हैं रिवर्सल स्ट्रेस। ये भी आपको आईएस कोड में मिल जाएगा क्लोज नंबर 9.1.3 में। मेंबर्स सब्जेक्टेड टू हैवी इम्पैक्ट एंड फटीग शैल नॉट बी डिज़ाइन ऑन द बेसिस ऑफ प्लास्टिक थ्योरी। यदि कोई मेंबर सब्जेक्टेड है वहाँ पर हैवी इम्पैक्ट लोड और फटीग तो उसको डिज़ाइन नहीं किया जाएगा प्लास्टिक थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हमारा जो सेकेंड मेथड दी गई है इसका यूज़ नहीं करेंगे। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 158, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 159, अ वेल्डेड स्टील प्लेट गर्डर कंसिस्टिंग ऑफ 2 फ्लेंज प्लेट्स ऑफ 350 into 60 mm and a web plate of 1000 mm into 6 mm requires। एक प्लेट गर्डर है, डायमेंशन आपको गिवन है टॉप फ्लेंज, बॉटम फ्लेंज और ये वेब। टॉप फ्लेंज और बॉटम फ्लेंज की डायमेंशन गिवन है 350 into 16, वेब की डायमेंशन है 1000 into 6 mm। तो ये जो प्लेट गर्डर होगी वहाँ पर हमें स्टिफनर की आवश्यकता होगी या नहीं, यदि होगी तो वर्टिकल स्टिफनर लगेगा या हॉरिजॉन्टल लगेगा या दोनों स्टिफनर लगेंगे या इंटरमीडिएट वर्टिकल स्टिफनर की आवश्यकता होगी। ये क्वेश्चन में आपको गिवन है टॉप फ्लेंज, बॉटम फ्लेंज, वेब। आईएस कोड में ये गिवन है आपको। आईएस कोड में यदि हम फर्स्ट पॉइंट देखेंगे तो नो स्टिफनर्स, यदि हमें स्टिफनर्स की आवश्यकता नहीं है या जो वेब है अनस्टिफन्ड वेब है, मतलब स्टिफनर्स वहाँ पर नहीं लगा हुआ है, तो कौन सा केस होगा, जब डेप्थ डिवाइडेड बाय थिकनेस d1/t और d1 है डेप्थ ऑफ वेब 1000 mm, डेप्थ ऑफ वेब डिवाइडेड बाय थिकनेस ऑफ वेब, उसका रेशियो यदि 85 से कम होगा तो उस केस में हमें स्टिफनर की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर रेशियो हम निकालेंगे तो वो कितना होगा 166, जो कि लेस देन नहीं है 85 से। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, नॉट सेटिस्फाइड। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, स्टिफनर्स की आवश्यकता होगी। यदि d/t का रेशियो 85 से कम होता है तो हम स्टिफनर्स नहीं प्रोवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पर रेशियो हमारा 166 है तो हमें स्टिफनर्स प्रोवाइड करना होगा। अब वर्टिकल स्टिफनर और इंटरमीडिएट वर्टिकल स्टिफनर की बात करते हैं। वर्टिकल स्टिफनर्स हम कब लगाते हैं, जब d/t रेशियो कितना होगा 110 के आसपास हो। वैसे 85 से 200 के बीच यदि d/t रेशियो होता है d2, ठीक है, d2 बाई थिकनेस। d2 का मतलब होगा ट्वाइस द क्लियर डिस्टेंस फ्रॉम द कंप्रेशन फ्लेंज। यहाँ पर लिखा हुआ d1 d2। इस केस में d1 और d2 दोनों बराबर होंगे। कुछ केस ऐसे होते हैं जहाँ पर d2 की वैल्यू अलग हो सकती है। वर्टिकल स्टिफनर की बात करते हैं तो वर्टिकल स्टिफनर हम प्रोवाइड करते हैं 85 से 200 के बीच, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में आपको इंटरमीडिएट वर्टिकल भी गिवन है। तो इंटरमीडिएट की यदि बात होती है तो इंटरमीडिएट हम कब प्रोवाइड करेंगे, वर्टिकल तो हम प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन इंटरमीडिएट कब प्रोवाइड करते हैं, जब d/t रेशियो बढ़ जाता है। किससे बढ़ जाएगा, 85 से 110 तक तो हम वर्टिकल स्टिफनर प्रोवाइड करते हैं, और 110 से यदि ज़्यादा होता है रेशियो, 200 के आसपास पहुंच जाता है, तो उस केस में हमें क्या करना होता है, इंटरमीडिएट वर्टिकल स्टिफनर भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। और उससे भी यदि ज़्यादा हो जाता है, लगभग 250 के आसपास पहुंच जाता है रेशियो, तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों स्टिफनर्स हमें प्रोवाइड करना होगा वेब में, ताकि वेब में बकलिंग ना हो। ये देख सकते हो स्टिफनर्स, ये लॉन्गिट्यूडनल, ये वर्टिकल, ये ट्रांसफ़र है, ये लॉन्गिट्यूडनल है। लॉन्गिट्यूडनल को हॉरिजॉन्टल स्टिफनर्स कहा जाता है, ट्रांसफ़र को वर्टिकल स्टिफनर्स। क्वेश्चन नंबर 159, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा हमारा, रेशियो कितना 166, जो कि 110 से ज़्यादा है, 200 से कम है, तो यहाँ पर हम इंटरमीडिएट वर्टिकल स्टिफनर्स का यूज़ करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 159 ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 160, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस refer to the two metal specimen A and B of the same size subjected to uniaxial tension test up to failure। दो स्पेसिमेन है, मेटल स्पेसिमेन A एंड B, सेम साइज है, उस पर सब्जेक्टेड है यूनिएक्सियल टेंशन टेस्ट अप टू फेलियर। फेलियर तक वहाँ पर यूनिएक्सियल टेंशन लोड लगाया जाता है, उसका टेस्ट किया जाता है। और उससे रिलेटेड यहाँ पर 4 पॉइंट हमारे पास है। पॉइंट 1, द इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी ऑफ A इज़ मोर देन डेट ऑफ B। सेकेंड, एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ A इज़ लेस देन डेट ऑफ B। थर्ड, द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ A इज़ मोर देन डेट ऑफ B। फोर्थ, द परसेंटेज इलोंगेशन ऑफ A एंड B आर इक्वल। तो ये 4 यहाँ पर पॉइंट हमारे पास है A और B से रिलेटेड। और यदि हम ऑप्शंस देखेंगे तो ऑप्शंस में आपको सिर्फ डक्टिलिटी पूछा गया कि डक्टिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, A या B की, या बराबर होगी, या जो हमें डेटा मिला वो इनसफिशिएंट है। तो हम डक्टिलिटी की बात करते हैं। डक्टिलिटी का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू डिफॉर्म अंडर टेंसाइल स्ट्रेस। यदि टेंसाइल स्ट्रेस है तो उसके अंडर मटेरियल कितना डिफॉर्म हो जाता है, उसको हम डक्टिलिटी कहते हैं। यील्ड स्ट्रेंथ और यील्ड स्ट्रेस की बात करेंगे, ये भी ऑप्शंस में, आपको ऑप्शन में नहीं, इस पॉइंट में गिवन है। यील्ड स्ट्रेंथ का मतलब होता है स्ट्रेस करस्पॉन्डिंग टू यील्ड पॉइंट एट विच द मटेरियल बिगिंस टू डिफॉर्म प्लास्टिकली। जब मटेरियल प्लास्टिकली डिफॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है तो उस पॉइंट पर जो स्ट्रेस होगी उसको हम कहेंगे यील्ड स्ट्रेस या यील्ड स्ट्रेंथ। प्लास्टिकली डिफॉर्म का मतलब क्या होता है? डिफॉर्मेशन 2 टाइप से हो सकता है, एक प्लास्टिकली होगा और एक इलास्टिकली होता है। इलास्टिकली का डिफॉर्मेशन का मतलब होगा कि यदि हम लोड, जो एक्सटर्नल लोड है, उसको रिमूव करते हैं तो मटेरियल या जो बॉडी है वो ओरिजिनल शेप में आ जाती है। और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का मतलब होता है कि जब लोड को हम हटाते हैं तो वो जो बॉडी है वो ओरिजिनल शेप में नहीं आती, उसमें कुछ परमानेंटली डिफॉर्मेशन हो जाता है, मतलब एग्जैक्ट जो उसका ओरिजिनल शेप था उस शेप में नहीं आ पाएगी वो। टफनेस का मतलब होता है द एरिया अंडर द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। और स्ट्रेन एनर्जी होती है एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी ड्यू टू डिफॉर्मेशन। जब टेंशन लोड लगाया जाता है, बॉडी में डिफॉर्मेशन आएगा तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है, उस स्टोर्ड एनर्जी को हम कहेंगे स्ट्रेन एनर्जी। ये कर्व आप देख सकते हो, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है। इलास्टिक रीजन होगा जहाँ पर कि स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ होगी, फ्रैक्चर पॉइंट होगा। ये यील्ड पॉइंट है, यहाँ पर जो स्ट्रेंथ होगी उसको कहा जाता है यील्ड स्ट्रेंथ। क्वेश्चन देख लेते। क्वेश्चन में आपको पूछा गया है डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी का मतलब क्या होगा? इलोंगेशन। यदि मटेरियल में इलोंगेशन सेम है, सेम इलोंगेशन पर मटेरियल फेल हो रहा है, इसका मतलब डक्टिलिटी क्या होगी उसकी? सेम होगी। फोर्थ पॉइंट यदि आप देखते हो, द परसेंटेज इलोंगेशन ऑफ A एंड B आर इक्वल। इलोंगेशन सेम है कब तक? जब तक कि मटेरियल फेल नहीं होता है। फेलियर पर, उस मटेरियल के फेलियर पर इलोंगेशन परसेंटेज सेम है, इसका मतलब क्या होगा कि जो मटेरियल है A और B, जो मेटल है, उन दोनों की डक्टिलिटी क्या होगी? सेम होगी। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 160 ऑप्शन सी इज करेक्ट। और टफनेस भी आप देख सकते हो, जो एरिया होगा स्ट्रेस और स्ट्रेन। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टफनेस यदि A और B की आपको पूछी जाती है, किसकी टफनेस अधिक होगी या किसकी कम होगी? तो एरिया आप देख सकते हो, एरिया किसका ज़्यादा है? कर्व ऑफ A इज़ लेस देन डेट ऑफ B। तो B का एरिया ज़्यादा है, ठीक है, A का एरिया कम है, किससे? B से। तो B की टफनेस क्या होगी? ज़्यादा होगी। टफनेस की बात करते हैं तो B की ज़्यादा होगी टफनेस, और डक्टिलिटी दोनों की सेम होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।